नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही मकसद है कि हरियाणा में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में, उनको आप तक पहुंचाया जाए। तो बने रहिए हमारे खास कार्यक्रम में और देखते रहिए हरियाणा डायरी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पत्रकारों से रूबरू हुए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने जो 29 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुरुक्षेत्र पहुंच रही हैं, उनके दौरे के बारे में जानकारी दी। साथ ही प्री बजट बैठक में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिस्सा लिया था, उसमें उन्होंने क्या कुछ सुझाव रखे थे, इस बारे में भी बातचीत की। और भी कई मुद्दों पर उन्होंने पत्रकारों से खुलकर बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है। लाखों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचेंगी। इस दौरान राज्यपाल और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी साथ में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति प्रदेशवासियों को 3 बड़ी सौगात देंगे। दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके दौरे के बारे में बात करते हुए कहा कि हरियाणा में हमने चिरायु योजना की शुरुआत की है और अगले 1 महीने तक इसके कार्ड भी सभी को वितरित कर दिए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तहत लोगों के स्वास्थ्य का चेकअप भी करवाया जाएगा। इसकी शुरुआत भी राष्ट्रपति ही करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि स्वस्थ भारत की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में स्वस्थ हरियाणा, ऐसी बहुत योजनाएं जो अब हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अंदर जैसा हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है, ऐसे ही डॉक्टर्स की उपलब्धि हमें हो जाए। इस नाते से डॉक्टर्स भी बड़ी संख्या में हरियाणा सरकार को ही ज्वाइन करें, इस प्रकार की हमने एक अपील जो स्टूडेंट्स डॉक्टर्स हैं उनको भी की है। इसी कड़ी में आयुष्मान भारत जैसा देश में चल रहा है। बहुत परिवार ऐसे हैं, गरीब परिवार, जो उस श्रेणी में आते नहीं हैं, उनको अतिरिक्त योजना बना करके चिरायु हरियाणा, उसके अंतर्गत जो परिवार बच गए हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम है, ऐसे और लगभग 13 लाख परिवार जुड़ जाएंगे। तो इन सब की संख्या 28 लाख परिवारों की हो जाएगी, जो प्रदेश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। तो इतनी बड़ी योजना हमने इसको चालू किया है। अगले इस 1 महीने में सबके कार्ड बट जाएंगे और इसी कड़ी के अंदर हर एक नागरिक का जो उसका स्वास्थ्य परीक्षण है वो भी वर्ष में 1 बार कम से कम ज़रूर होना चाहिए, ताकि उसके शरीर की कोई व्याधि अगर प्रारंभिक दौर में भी है उसकी भी जानकारी मिल जाए और बीमार होने से वो बचे, समय से उसको इलाज हो सके, मिल सके, उसकी किसी प्रकार की आवश्यकता शरीर की पूरी की जा सके। तो इस स्वास्थ्य सर्वेक्षण का कार्यक्रम 29 तारीख को सौभाग्य से अपने देश की राष्ट्रपति महोदया वो कुरुक्षेत्र में आ रही हैं, उसी दिन वो लॉन्च की जाएगी। अपने आप में ये भी हरियाणा में एक यूनिक कार्यक्रम होगा जो देश भर में किसी और प्रांत ने भी नहीं अपनाया है। हम इसको पहले चरण में जो बीपीएल के लोग हैं 1,80,000 रुपये वार्षिक तक, उन पर उनका एक प्रकार से परीक्षण किया जाएगा। अगले चरण में इसको यूनिवर्सल बना करके बाकी जो नागरिक हैं उनका भी परीक्षण का एक कार्यक्रम चालू करेंगे। वहीं दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्री बजट बैठक की, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री पहुंचे थे, जिनसे आगामी बजट को लेकर सुझाव मांगे गए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इसमें मौजूद रहे। इस बैठक के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी। देखिए, हर वर्ष की भांति इस बार ये प्री बजट हुई है और मैं देश की जो हमारी वित्त मंत्री हैं मैडम निर्मला सीतारमण जी, उनको बधाई देता हूं कि इस परंपरा को वो बाकायदा चालू रखे हुए हैं और बजट से पूर्व सभी जो वित्त मंत्री हैं उनसे बुला करके और परामर्श किया जाता है। अभी कल ही हमारी मीटिंग हुई है और बहुत विस्तार से सभी प्रदेशों ने अपनी बातें रखी हैं। हमने जो कुछ बिंदु हरियाणा की ओर से
रखे हैं। पहले तो हमने ये बताया है कि अभी तक फोकस जो हर एक प्रांत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर करता था, उसमें हमने अपना एक स्थान प्राप्त किया है। देश के जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 3 प्रांत हैं, उसमें हमारा स्थान आया हुआ है। हम उसके बाद उसके साथ साथ ईज ऑफ लिविंग इस ओर भी बढ़ रहे हैं, ताकि नागरिक का जो जीवन है वो सुलभ कैसे बने और उसको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, तो इस ओर बढ़ रहे हैं। उस पर भी हमको बहुत सी योजनाएं काम कर रहे हैं, बहुत सा सिस्टम को खड़ा करना है। तो ऐसे विषयों को लेकर के हमारा जो विकास का काम है ये तेज बने, हमारी व्यवस्थाएं अच्छी बने, हमने विषय जो रखे हैं। हालांकि हमारी आर्थिक स्थिति बाकी प्रदेशों से काफ़ी अच्छी है, फिर भी आखिर जब आगे बढ़ेंगे तो उतनी अच्छी होने के बाद भी कहीं ना कहीं जो डेफिसिट बना रहता है उसको पूर्ति करने के लिए हमने सबसे पहले तो ये कहा है कि 3 समर्पित कोष हम लोग बनाएंगे और देश भर में बनाने चाहिए, जिसके अंदर क्लाइमेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड एक, दूसरा है रिसर्च एंड इनोवेशन, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा जगत के लिए दूसरा ये भी ज़रूरी है, और तीसरा वेंचर कैपिटल फंड अर्थात उद्यम पूंजी, इसका एक कोष बनाया जाए ताकि उस कोष में से जब भी जिस प्रांत को आवश्यकता हो उसमें से वो दिया जा सके। हालांकि इसके अंतर्गत पिछले वर्ष जो 1 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का प्रावधान किया गया था, उसमें 50 साल के लिए उसको विदाउट इंटरेस्ट देने की बात कही थी। हमको भी 874 करोड़ रुपया उसमें मिला था। हमने उसमें जो हमारा हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है उसके अंदर उसको निवेश किया है। इस पर भी हमने कहा कि इसको राशि को बढ़ाया जाए और इस योजना को आगे चालू रखा जाए। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण 3 विषय हमने कहे हैं। एक विषय पिछली बार भी रखा था, उसको मैंने फिर दोहराया है कि हमारी जो CPSUs हैं, केंद्र की ओर से जो खुली हुई थी CPSUs, उसमें बहुत सी ऐसी हैं जो किन्हीं कारणों से असफल हुई हैं, लेकिन उनकी ज़मीनें जगह जगह अन्य प्रदेशों में हैं। उन प्रदेशों को यदि एक निश्चित राशि लेकर के उसको स्थानांतरित कर दिया जाए तो प्रदेशों में उन ज़मीनों को उपयोग हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ HMT का एक प्रोजेक्ट था, वो बंद हो गया, उसमें से कुछ ज़मीन तो हमने ली है, लेकिन और जो ज़मीन बची हुई है उसकी मैंने डिमांड की है। ऐसे ही गुरुग्राम में जो दवाइयों की कंपनी, क्या नाम है उसका, नहीं, दवाइयों की कंपनी, बहुत केंद्र की बहुत मशहूर कंपनी वो थी, और उसको बंद कर दिया गया है। उसकी भी एक 50 एकड़ के लगभग ज़मीन है, हमने उसकी भी डिमांड की है। HIL, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, उसकी ज़मीन है, वो हमने डिमांड की है। तो एक योग्य राशि लेकर के IDPL जो दवाइयों की कंपनी IDPL, और इसकी भी ये जो HIL की ज़मीन है वो भी हमने डिमांड की है कि अगर हमें मिलती है तो हम उसमें अपने विकास के कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार NCR एरिया में जो इंडस्ट्रीज इस समय हैं, उनकी जो फ्यूल है, उस फ्यूल के कारण से, कोयला आदि जो जलाने से प्रदूषण फैलता है, इसको बंद करने के लिए और नेचुरल गैस का प्रयोग ज़्यादा बढ़े, CNG PNG का उपयोग ज़्यादा हो, इस पर हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो नेचुरल गैस के ऊपर वैट का 50% दे रहे हैं, उस पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उस पर भी 30% हम उसमें ग्रांट दे रहे हैं। तो ये सारी केंद्र सरकार भी इसमें कुछ योगदान करे ताकि हम NCR एरिया में प्रदूषण को कैसे समाप्त कर सकते हैं। CNG PNG की जहाँ सप्लाई है नहीं है अभी, वहाँ CNG PNG की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए ताकि हम इंडस्ट्री में इस प्रदूषण को समाप्त कर सकते हैं और रोक सकते हैं। इसी प्रकार पानी की बचत के लिए हमने मेरा पानी मेरी विरासत, ये जो योजना चलाई, जिसके अंदर हमारा पिछले वर्ष 700 करोड़ रुपया और ये लगा है, चूँकि इसमें 1 लाख एकड़ जो धान को कम करके दूसरी डाइवर्सिफाइड फसलों पर लोग आए हैं, तो हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ देते हैं। तो 700 करोड़ रुपया उसमें भी इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार सहयोग करे। साथ में अगला वर्ष मिलेट ईयर है, तो मिलेट ईयर में खास करके बाजरा हमारे यहाँ होता है। बाजरे का MSP घोषित है, लेकिन बाजार का रेट कम होने के कारण से उसमें भी भावांतर भरपाई योजना में हमने 2 वर्षों में लगभग ये भी 650 करोड़ रुपया, 700 करोड़ रुपया जो खर्च हमारा आया है, इसको भी सरकार इसमें सहयोग करे ताकि मिलेट को बढ़ावा दे सकें और इसका स्वास्थ्यवर्धक खाना जो है वो लोगों को मिल सके। हर जिले में, जैसा मैंने बताया, मेडिकल कॉलेज हमारी जो खोलने की योजना है, इस पर भी पूंजी काफ़ी लगती है। एक जिला लगभग एक मेडिकल कॉलेज खोलने में लगभग 700 करोड़ रुपये लगता है। तो इसके अंदर हमारे आने वाले समय में
6 या 7 मेडिकल कॉलेज नए खुलेंगे, उसके लिए हमने डिमांड की कि उसमें भी सरकार जो है हमको सहयोग करे। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नाबार्ड के द्वारा RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये 4.65% ब्याज पर ये मिलता है। हमने कहा कि इसको अर्बन एरिया में भी जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसके लिए भी देना चाहिए, तो उसके लिए RIDF की जगह UIDF ये भी प्रावधान जो है ये किया जाना चाहिए। फिर कुछ पिछली ग्रांट्स जो घोषित हुई हैं स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का 5 साल के लिए हमको लगभग 900 करोड़ रुपया हर साल मिलना है, वो पैसा रिलीज अभी नहीं हुआ है, तो एक टेम्परेरी डिमांड थी, बहुत जल्दी वो उन्होंने कहा कि रिलीज हो जाएगा। FCI जो हमारे यहाँ प्रिक्योरमेंट करती है उसमें 2.5% इन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ये स्टेट को मिलते हैं, लेकिन इस वर्ष से उसको 1% कर दिया है। हमने निवेदन किया कि उसको 2.5% ही रखा जाए, क्योंकि सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं पर्याप्त होते हैं, उसकी आपूर्ति उस 2.5% में से होती रहे। सोशल सिक्योरिटी जैसे हमारे हरियाणा में 2500 रुपया ओल्ड एज पेंशन है, केंद्र सरकार उसमें से मात्र भी 500 रुपया पर हेड देती है, इस राशि को बढ़ाया जाए। और साथ ही जो BPL की जो क्राइटेरिया है हमने डिमांड किया कि वो हर स्टेट का अपने अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से उसका क्राइटेरिया, स्टेट्स को छूट होनी चाहिए कि वो क्राइटेरिया क्या रखते हैं। हाँ, टोटल पॉपुलेशन का कितने % उसमें BPL रखा जाए ये लिमिट वो तय कर दें, क्राइटेरिया स्टेट्स के ऊपर छोड़ दें, ऐसे हमने एक विशेष डिमांड की है। क्योंकि अभी तक ये जो SCCC डाटा है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये 2011 का डाटा है, इसमें बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज आती हैं। हम चाहते हैं गरीब आदमी को मिले, लेकिन 5 साल में तो बहुत लोग ऐसे हैं जो उस सीमा से कहीं आगे बढ़ गए होते हैं, उनको भी वो लाभ मिल रहा है, गरीब को जो देना चाहते हैं उसको कम मिलता है। तो एक स्टैंडर्ड अपने अपने प्रदेश का क्राइटेरिया के हिसाब से बने, तो ये छूट प्रदेशों को देनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी बैठक, और पिछली बार का जो मेरा अनुभव है कि बहुत से ऐसे सुझाव प्रदेशों के दिए हुए उसको समाहित किया जाता है, फिर भी केंद्र सरकार की अपनी जो लिमिटेशंस हैं उसके हिसाब से वो कितना एडजस्ट करते हैं, उसका लाभ हर प्रदेश को मिलता है, निश्चित रूप से हरियाणा को भी मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को जम्मू दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री माता श्री वैष्णो देवी में दर्शन करेंगे और फिर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जम्मू सरकार के साथ एक MOU साइन करेंगे। समय तो ये जम्मू कश्मीर की ओर से रिक्वेस्ट आई थी कि जो हमने इतने कार्यक्रम IT को बेस मान करके टेक्नोलॉजी के आधार पर नई व्यवस्थाओं के किए हैं, उससे जैसे बहुत सरकारें प्रभावित हो रही हैं, तो जम्मू कश्मीर के निवेदन पर ये मीटिंग हो रही है। हम MOU करेंगे, उनको जो हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं उन कार्यक्रम में करने के लिए उनको हम सहयोग करेंगे। हाँ, यदि उनके पास भी कोई अच्छी बात होगी तो म्यूचुअल MOU जब होता है तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम किए जाते हैं। कल मैं जा रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के सरकार के लोग भी होंगे, हमारी सरकार के भी IT डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे, तो एक MOU करेंगे और परस्पर आगे उसके ऊपर काम करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए नई जमीन के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई विधानसभा की जरूरत है और इसलिए हम जमीन मांग रहे हैं। देखिए, हरियाणा अपना काम करेगा, पंजाब को अपना करना है। हम अपनी विधानसभा अलग बनाए तो उनको क्या आपत्ति हो सकती है। हम जमीन जो ले रहे हैं कोई मुफ्त में नहीं ले रहे हैं, जमीन 10 एकड़ उनसे ले रहे हैं तो 10 एकड़ उनको एडजॉइनिंग चंडीगढ़ के साथ लगती है, दे भी रहे हैं, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। और वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, इसमें उनको उसमें क्या आपत्ति है। चंडीगढ़ वो जो विधानसभा है उस विधानसभा का तो भवन जैसा बटा हुआ हमारे पास भी रहेगा ही, क्योंकि विधानसभा छोटी पड़ती है और आने वाले 2026 में उसकी डिलिमिटेशन होने के बाद विधानसभा के मेंबर्स बढ़ने की संभावना है। अब विधानसभा के मेंबर अगर बढ़ते हैं तो इतने मेंबर्स का तो वहाँ स्थान भी नहीं है। आप लोग सब देखते ही हैं कि विधानसभा का सेशन कितना कंजेस्टेड तौर पर चलता है। आखिर अच्छा भव्य विधानसभा भवन होगा तो पंजाब को क्या लेना देना, कोई उसका मतलब ही नहीं, अर्थ नहीं है। इसके अलावा बॉन्ड पॉलिसी को लेकर हो रहे विरोध पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पॉलिसी को किसी डॉक्टर के परिवार को तंग करने के लिए बिल्कुल नहीं लाया गया। बातें उनको बहुत क्लियर नहीं थी, कल उनको बैठ करके सब बता दिया। हमारे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग भी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरे साथ PSCM काम करते हैं उमाशंकर जी, वो थे, और एक एक बात उनको समझा दी गई है कि इसका हेतु कहीं किसी डॉक्टर के परिवार के साथ कोई ऐसा विषय नहीं है जो उनको तंग किया जाए, गरीब परिवार के साथ कोई विषय नहीं है।
जो सरकारी नौकरी में जा रहा है उसका कोई परेशानी नहीं है, जो नौकरी नहीं कर पा रहा उसके साथ परेशानी नहीं है। केवल कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में मिलने वाले पैसे की बजाय जो चाहता है कि मुझे ज़्यादा पैसा मिले वो सरकारी नौकरी छोड़ के जाएगा, उसी के ऊपर मोटे रूप से लागू है। और ये जो डॉक्टर 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया लेता है, उसी को उसकी किस्त देनी है। लंबा पेड़ इसलिए रखा था कि उनकी किस्त थोड़ा सा कम बने। अगर वो पेड़ को कम करना चाहते तो मैं कम करने में आपत्ति नहीं, लेकिन वही किस्त ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ तक बॉन्ड का विषय है वो हमने 36 करोड़ रुपये का रखा है। 40 लाख रुपए में से 3-3.5 करोड़ रुपये जो लाख करोड़ नहीं 40 लाख रुपया जो उनकी फीस रखी है उसमें से 3.5 लाख रुपया जो पिछले इन 4 सालों में जो एज स्टूडेंट वो दे चुके हैं वो भी उसमें से कम कर दिया है। इंटरेस्ट उनसे लिया नहीं जा रहा है। केवल जब बैंक से पैसा लिया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री, उसके बाद वो पैसा बैंक से लिया जाएगा। और बैंक इसलिए कि वो लेन देन जो है बैंक के साथ वो करेंगे, सरकार के साथ हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो पैसा हमको आवश्यकता है बैंक से ले लेंगे और वो बैंक से अपना पैसा समय पर देते रहेंगे। 5 साल, 7 साल, 6 साल वो जितना आसानी से दे सकते हैं। कोई जल्दी भी दे देगा तो विषय वहीं खत्म हो जाएगा। अगर कोई आदमी कहता कि मैं तो 36.5 लाख रुपया डिग्री समाप्त करते ही तुरंत देना चाहता हूँ, तुरंत दे दे। कोई आदमी आज भी देना चाहे हर साल के लिए आज दे दे, लेकिन कुल मिलाकर के उसमें कोई बंधन नहीं है। वो तो उतना पीरियड है जितने पीरियड में वो वापस कर सकते हैं। और अगर उससे पहले जाएंगे तो उनको वो पैसा देना पड़ेगा। अगर नहीं जाते हैं तो कोई पैसा देना ही नहीं उनको। कल माने नहीं सर, वो कल नहीं माने नहीं, ऐसा नहीं है। बातचीत अभी चल रही है और उसमें उन्होंने अपनी ओर से कुछ बातें कही हैं और दूसरा राउंड जो है मुझे लगता है कल जो है 27 तारीख को फिर एक राउंड हो जाएगा और कल शाम तक ये विषय संपन्न होना चाहिए। इसके अलावा पंचायत चुनाव में चुने गए प्रतिनिधियों को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बधाइयां दी हैं। को बधाई है, सबको शुभकामनाएं हैं और मैं आशा करता हूं कि अपने जो कार्यकाल इनको 5 साल का मिला है उसमें गांव के लोगों की ये पूरी सेवा करेंगे और उनकी अपेक्षा पर पूरा उतरेंगे। और सरकार का हमारा जो तालमेल है, ये भी एक प्रकार की सरकार होती है, वो गांव की सरकार है, हमारी प्रदेश की सरकार है। दोनों सरकारों में तालमेल बना रहेगा। हमारा जो एक दूसरे का व्यवहार है वो ठीक से बना रहेगा। सबसे पहला काम तो ये है कि उनकी जो ओथ है वो ओथ होगी पहले सप्ताह में दिसंबर में, तिथि तय करेंगे। और इस बार ओथ में जो नई चीज़ है कि इकट्ठे एक साथ बुला के ओथ नहीं कराई जाएगी। हर गांव में पंचायत की ओथ होगी, ग्राम सभा इकट्ठी होगी, ग्राम सभा के सामने उनकी ओथ होगी। हर जगह एक क्लास 1 अधिकारी जाएगा और क्लास 1 अधिकारी उस गांव में ओथ करा के आएगा। उनको सबको ऑनलाइन एक बार जोड़ेंगे, मेरा भी, ताकि उनसे थोड़ा वार्तालाप हो सके। तो इस प्रकार का एक कार्यक्रम करेंगे। ऐसा ही पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनको हम इकट्ठे एक जगह बुलाएंगे। जहां एक तरफ 29 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुरुक्षेत्र पहुंचेंगी, वहीं स्वास्थ्य सर्वेक्षण की भी शुरुआत होगी। हरियाणा सरकार जल्द से जल्द हरियाणा की पात्र आबादी के गोल्डन कार्ड बना रही है और अगले महीने में सभी पात्र लोगों को ये कार्ड वितरित कर दिए जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि संविधान दिवस मनाया जा रहा है आज, और इस मौके पर देश के साथ साथ हरियाणा में भी कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि विधानसभा सचिवालय में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे थे। उन्होंने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर सभी को बधाई दी है। 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस मनाया जाता है।
देश में इस दिन को राष्ट्रीय संवैधानिक दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में देश के अलग अलग हिस्सों के साथ हरियाणा में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां एक तरफ पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ई कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों का शुभारंभ किया। इसके तहत वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और HWAAS वेबसाइट शुरू की गई। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी देशवासियों और प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बधाई देते हुए ट्वीट किया और लिखा, संविधान व संवैधानिक मूल्यों का बोध होना हर नागरिक के लिए जरूरी है। अधिकारों के साथ साथ राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति उत्तरदायी होना भी सभी के लिए नितांत आवश्यक है। सन 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने से लोगों में संवैधानिक मूल्यों का प्रसार हुआ है। हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं हरियाणा विधानसभा की ओर से संविधान दिवस के अवसर पर विधानसभा सचिवालय में समारोह का आयोजन किया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बधाई भी दी। आज 26 नवंबर पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान जो है वो संविधान सभा में प्रस्तुत किया था और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो संविधान सभा के अन्य सदस्य थे, उन्होंने इसको आज के दिन अडॉप्ट किया था। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान, जिसके अंदर मैं समझता हूं कि देश और समाज की जो भावनाएं हैं या जो हमारे देश की आवश्यकताएं हैं, उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए देश के संविधान निर्माताओं ने इस संविधान का गठन किया था और आज उसी का परिणाम है कि हमारा संविधान सबसे अच्छा संविधान होने के कारण हमारे देश में लोकतंत्र अच्छे ढंग से मजबूती से फलीभूत हो रहा है। हमारे संविधान के अंदर जिस प्रकार से समानता, एकता और अखंडता और जो महात्मा गांधी जी का एक स्वप्न था कि गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए इस संविधान के अंदर बहुत सारी ऐसी व्याख्याएं की गई हैं जिससे उनके अधिकार सुरक्षित रहे। इसके अलावा चरखी दादरी में पुलिस कर्मचारियों ने संविधान दिवस मनाया। पुलिस कर्मचारियों ने संविधान दिवस पर संविधान के प्रति निष्ठावान होने और अपनी ड्यूटी निष्ठापूर्वक निभाने की शपथ ली। चरखी दादरी डीएसपी मुख्यालय वीरेंद्र सिंह ने 26 नवंबर संविधान दिवस पर सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को शपथ दिलवाई। डीएसपी ने बताया कि जिस प्रकार हम भर्ती के समय शपथ लेते हैं और हम देश की सेवा में अपना तन मन निष्ठापूर्वक समर्पित करेंगे, इस तरह की शपथ भर्ती के समय ली जाती है। उसी प्रकार आज संविधान दिवस पर हम दोबारा से शपथ लेते हैं कि देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। आज के दिन हमारा संविधान पास हुआ था और संविधान के प्रति जागरूक करना, लोगों को उनके अधिकारों के कर्तव्यों के बारे में बताना। वैसे तो पुलिस अधिकारी जब पास आउट होता है उसको संविधान की शपथ दिलवाई जाती है। तो आज एक बार संविधान दिवस होने के नाते जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे कार्यालय में लगे हैं, थानों में लगे हुए हैं, सभी को इस बारे में दोबारा एक बार संविधान के प्रति उनकी क्या कर्तव्यता है, आम पब्लिक के प्रति उनकी क्या कर्तव्यता है, उस बारे में शपथ दिलवाई गई है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था और राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 में इसे देश में लागू किया गया था। इसीलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को
गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में इन कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। तो हरियाणा की मनोहर सरकार की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा विकास कार्य लगातार करवाए जा रहे हैं और इसे लेकर जनता काफी संतुष्ट भी नजर आ रही है। हरियाणा डायरी के आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ योजनाएं नई लाई जा रही हैं और क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ आप सीधे तौर पर ले सकते हैं। नमस्कार।